अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज बात का आगाज करते हैं अंग्रेजी जुबान के एक लफ्ज को जो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को बयान करता है। ये अंग्रेजी का लफ्ज है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट, जिसकी शायद उर्दू की ट्रांसलेशन नरगिसियत होती है, इसका मानी ये होता है कि कोई शख्स अपनी मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हो कि उसको अपनी नाक से आगे कुछ नजर ना आता हो। उसका ये ख्याल हो कि वही जो सोचता है, वही जो करता है, वो दुरुस्त है। और ये शख्स ईमान की हद तक अपनी सही होने को, अपनी बात का सही, अपने हर चीज को सही होने को वो समझता है कि यही बात दुरुस्त है, और इसके अलावा हर बात वो किसी तौर ये चीज मानने को तैयार नहीं होता अज खुद भी। जैसे कहते हैं कि जब आप अकेले होते हैं तो कम से कम उस वक्त तो आप अपने आप को किसी गलत फहमी में मुब्तला नहीं करते, लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है नार्सिसिज्म, जिसमें जो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी का हामिल शख्स होता है वो अपने आप को अकेले में भी और शीशे के सामने में भी खुद को आला तरीन और ज़हीन तरीन समझता है। ये शायद अनापरस्ती से थोड़ी सी हटके चीज होती है। ये लफ्ज मुझे इसलिए याद आ गया कि आज इलेक्शन कमीशन का जो मामला था, 90 दिन के अंदर इंतखाब, वो तो मामला कंक्लूड हो गया। और वो मामला कंक्लूड ऐसे हो गया कि एक बहुत बेयकीनी फैली हुई थी, और शुक्रिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि उन्होंने ये बेयकीनी खत्म की। और वो बेयकीनी खत्म करते हुए इलेक्शन की एक तारीख आ गई। वो सदर ने करनी थी, इलेक्शन कमीशन ने करनी थी, पहले कौन क्या कह रहा था, पहले कौन क्या कह रहा था। और ऐसा नहीं था कि आज से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कलकत्ते में थी, या आज से पहले कोई चीफ जस्टिस साहब या दूसरे जज साहबान कोई ढाका में रहते थे। ये सब इधर थे, लेकिन अचानक से वो पिटीशन भी लगी, सब कुछ हुआ, और फिर सारे रांझे राजी हो गए, डेट आ गई। लेकिन वो जो एक नार्सिज्म की बीच में बात आ गई, वो यहां से आ गई कि आज फैसला सादर फरमाते हुए जहां बाकी चीजें हुई, वहां पे एक चीज से जो एक बड़ा एक अजीबो गरीब, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में अगर कहा जाए तो एक लुच तल दिया गया। और वो बात यहां से शुरू हुई कि उन्होंने कहा कि जी मीडिया वालों को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी सख्ती से तंबीह की और ये कहा कि खबरदार, अगर किसी ने इलेक्शन के मामले को लेकर मुल्क में बेयकीनी फैलाने की कोशिश की, और किसी मीडिया वाले ने अगर टीवी के ऊपर इस बात की तशहीर की, या इस बात पे तबसरा किया, या इस बात पे शक की बात, या अवाम में शक या मायूसी फैलाई कि इलेक्शन मुकर्ररा तारीख पर नहीं होंगे, तो यानी से, और अगर कोई करेगा तो उसे हम देख लेंगे, और मुल्क में पैमरा जैसा इदारा भी मौजूद है। मुझे हैरानगी इस बात की हुई कि एक तरफ इसी बेंच में बैठे हुए कुछ सीनियर जजेस, जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूं, और वो बिल्कुल राइट्स को इन्फोर्स करते हैं, उनका पैमरा और पीका जैसे कवानीन के ऊपर बहुत शदीद इख्तलाफ है। और दूसरी तरफ आज सहाफियों को डराया गया कि इस मुल्क में पैमरा भी मौजूद है, और अगर आपने कोई तबसरा इस मामले के ऊपर किया तो, या इसमें कोई शक व शुबा पैदा करने की कोशिश की, तो आपको फिर देख लिया जाएगा। यानी कि एक नई तरह से लोगों का गला बंद करने की कोशिश की गई। मुझे अचानक ये बात याद आ गई कि चीफ जस्टिस साहब जब एक नॉर्मल जज थे, मतलब चीफ जस्टिस नहीं थे, नॉर्मल तो गलत इस्तेमाल हो गया, जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो इन्होंने जब हुदैबिया पेपर मिल का फैसला दिया था, और उसमें भी इस तरह से ही आधा तीतर और आधा बटेर हो गया था, लेकिन उसके ऊपर मना कर दिया गया था। उस वक्त भी सहाफियों के ऊपर और मीडिया के ऊपर कदगन लगा दी गई थी कि आप इस केस को लेकर डिस्कस नहीं कर सकते। उस वक्त भी सर तस्लीम खम हो गया था। अब चूंकि इलेक्शन के मामले में जो बात हुई, उस पर भी सर तस्लीम खम हो गया है। और मैं ये सोच रहा था कि न जाने क्यों हम ऐसे खुदाओं की पूजा करते हैं जिनका अपना आलम यह है कि वो अपनी किसी भी चीज के ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। और साथ उन्होंने बड़ा मजाहिया सा भी कहा कि जी इलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये अपनी आप बीवी से तो बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप ये बात कहीं नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो अगर हम आपको देख लेंगे, सीधी सीधी धमकी थी। खैर, अब ये साहबी जाने पाकिस्तान के जो पैमरा के नीचे आते हैं और बाकी लोग। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी वारदात पड़ रही है, और उसके ऊपर बात करना मकसद था। आपने देखा होगा नाजरीन, कल मैंने ट्वीट भी की थी, ये ब्रेकिंग न्यूज भी दी थी कि ARY चैनल में वहां के एक सीनियर प्रोड्यूसर जो अरशद शरीफ के टीम के प्रोड्यूसर थे, और शुरू दिन से अरशद शरीफ के साथ थे, सीनियर सहाफी हैं अदील राजा। पहले वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम करते रहे, और
ARY में पिछले तकरीबन 10-11 साल से ज्यादा अरसे से थे। अदील राजा को कंपनी बहादुर के हुक्म के ऊपर कल ARY से हटा दिया गया, फारिग कर दिया गया, उनकी नौकरी बर्खास्त कर दी गई। और ये बेसिकली सिलसिला शुरू हुआ जो रीसेंट एक क्रैकडाउन शुरू हुआ ARY के ऊपर, जिसमें कुछ देर के लिए ARY को ऑफवेयर भी कर दिया गया। उससे पहले जो खावर गुमन भी थे वो अमेरिका चले गए, ऑल्दो उनका कहना है कि निजी दौरा था। लेकिन उसके बाद एक बात तो कंफर्म है कि काशिफ अब्बासी को भी ऑफर कर दिया गया और वो भी शायद दुबई चले गए या मुल्क से बाहर चले गए हैं। और इस वक्त उसके बाद जो अगली उसमें चीज आई वो अच्छा, इससे पहले एक चीज मैं भूल जाऊं, अरशद शरीफ, ये सारा किस्सा शुरू हुआ अरशद शरीफ की जिस दिन एनिवर्सरी थी, एनिवर्सरी से एक दिन पहले प्रोमोस चलना शुरू हुए और ARY ने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी जो अरशद शरीफ की याद में थी। ये जहन में रखिए, उस दिन मैंने ट्वीट भी की थी कि पता नहीं ये क्यों डॉक्यूमेंट्री बंद करवा दी कंपनी बहादुर ने, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री किसी सूरत भी अरशद शरीफ को कत्ल करने वालों की निशानदेही नहीं करता था, कत्ल के ऊपर बात नहीं करता था। सिर्फ और सिर्फ अरशद शरीफ को एक कुलीग के तौर पर, एक साथी के तौर पर, एक साथी सहाफी के तौर पर याद करने के ऊपर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री थी। अगर इसको दूसरे लफ्जों में देखें तो ये डॉक्यूमेंट्री जो थी वो महज इस बात की अहाता करती थी या उस चीज का एक मंजर पेश करती थी, एक गरिया था, एक रोना धोना था, एक याद करना था अपने बिछड़े हुए साथी को, और बस। लेकिन ये भी बर्दाश्त नहीं किया गया और ये कहा गया कि ARY को मना किया गया है कि अरशद शरीफ का नाम नहीं लेंगे, उसकी तस्वीर नहीं चलाएंगे, और आप डॉक्यूमेंट्री अगर उसके एनिवर्सरी पे चला रहे हैं तो ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद खैर वो डॉक्यूमेंट्री बंद करवा दी गई, लेकिन उसके बाद जिसे कहते हैं ना कि चूंकि ARY को एक दफा जकड़ लिया गया था तो उस जगड़े हुए पन में अब उन्होंने 1 बाय 1 करके ARY की जो कोर टीम है उसको डिसमेंटल करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिसमें सबसे पहला शिकार बना अदील राजा। और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये थी कि आज चौधरी गुलाम हुसैन को भी ARY से फारिग कर दिया गया। चौधरी गुलाम हुसैन के ऊपर भी बहुत पाबंदियां थी, वो हम देख रहे थे उनके प्रोग्राम रिपोर्टर के ऊपर, उनका गला तो बेचारा बंद ही था, मुंह भी बंद था, बोल नहीं सकते थे। फिर कंपनी बहादुर ने अपना एक बरखुरदार भी उनके साथ बिठा दिया था। तो इसके बावजूद जो थी वो कंपनी बहादुर जो थी वो उसकी आग, या जैसे कहते हैं ना, उनको सुकून नहीं आ रहा था और उनका ये ख्याल था कि ये कभी कभी जनाब हंस देते हैं या चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो है हसन अयूब को कोई गंदी नजरों से देखते हैं, तो ये भी उनको बर्दाश्त नहीं था कि यहां तक भी मामला चले। उन्होंने कहा कि इनका सिर्फ गला जुबान बंद करना काफी नहीं है, अब इनको चैनल से हटाना भी है। अच्छा, बात यह है कि जो खबर इस वक्त मेरे पास है वो ये है कि ये मामला जो है ये सिर्फ चौधरी गुलाम हुसैन अदील राजा पे महदूद नहीं है। कंपनी बहादुर ने एक बड़ी तवील लिस्ट दी है डिमांड्स की। उन डिमांड्स के अंदर कुछ सहाफी यानी कि कोर टीम ही समझ लें ARY की, उसको फारिग करना है, और उसके साथ साथ उनके लिए कुछ हदूदो कुयूद भी मुकर्रर कर दिए गए हैं कि आपने प्रोग्राम्स कैसे करने हैं, किन इश्यूज के ऊपर करने हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने ट्वीट भी की थी, प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि कंपनी बहादुर सरकार ने 4 सफाती एक बयानिए का जो है वो एक तर्ज दी गई है कि जी आपने ये बातें करनी है और ये बातें नहीं करनी है। पहले इनसे डिमांड थी तमाम सहाफियों से कि जी आपने फौज के बारे में बात नहीं करनी, फौज के खिलाफ बात नहीं करनी, डीमोरल नहीं करना। यहां तक तो काफी सहाफी भी मुतमिन थे और इदारा भी था कि चले ठीक है हम फौज के ऊपर बात नहीं करते, फौज की सियासत में भी चलो बात नहीं करते। लेकिन अब जो वो डिमांड्स हैं वो एक्सपैंड होती जा रही हैं, जिसमें पहले ये आया कि जी इलेक्शन और इन चीजों को लेकर बात नहीं करनी। अब एक नई डिमांड रिसेंटली ऐड की गई है और वो भी दी गई है कि आपने नवाज शरीफ के ऊपर बात नहीं करनी, आपने नवाज शरीफ को क्रिटिसाइज नहीं करना है, आपने नवाज शरीफ को ग्लोरीफाई करना है, उसके रिटर्न को ग्लोरीफाई करना है। ये बाकायदा डिमांड इस वक्त दे दी गई है और आप खुद देख सकते हैं इस वक्त ARY जैसे चैनल जो बड़े क्रिटिकल थे स्पेशली PMLN के और नवाज शरीफ के, और ये उनका राइट है। ये जरूरी नहीं है कि जो ARY सब कहेगा वो सच होगा और हम उसको मान लेंगे। ये हर आम शहरी का, और जिस तरह से एक सहाफी का हक है कि वो कोई भी स्टोरी करे उसके ऊपर अपना तज्जिया, अपना एंगल पेश करे। सहाफी इंसान ने, जो देखने वाला नाजर है, उसने खुद फैसला करना है कौन सी चीज उसको एग्री करता है, कौन सी चीज एग्री नहीं करता। लेकिन अब वो एक पाबंदी लगा दी गई और पॉजिटिव इमेज करने की डिमांड की गई ARY से, ये भी की गई। अच्छा, उसके बाद
ये जो अभी लिस्ट दी गई है, ये लिस्ट जो है ये इन 2 लोगों के डिसमिसल के ऊपर नहीं है। ये डिसमिसल जो है ये थोड़ा सा लंबा है। अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कुछ और लोग अपनी नौकरियों से जाएंगे। अच्छा, फिर जो लोग बच जाएंगे उनके लिए डिमांड ये है कि उन्होंने अपने आप को रीओरिएंटेट करना है, यानी उन्होंने अपने आप की पूरी तरीके से एक नई शख्सियत लानी है और जो वो 4 सफाती बयानिया दिया गया है उसी का राग लापना है। और जब आप जेर अताब होते हैं तो ये चीज जहन में रखिएगा कि उस वक्त अगर आप जेर लब मुस्कुराएंगे भी तो वो भी आपकी गलती और गद्दारी के ज़िम्न में आएगा और वो भी आपको निकाले जाने का बायस बन सकता है। तो अगले 1 हफ्ते 10 दिन में आप देख लेंगे कि आपको एयरवाई के ऊपर सिर्फ वही लोग नजर आएंगे जिन्होंने जिसे कहते हैं ना अतात कर ली, जहर का प्याला पी लिया, जो पूरी तरीके से कंपनी बहादुर की ना वो सिस्टम के अंदर आ गए हैं। उसके अलावा कोई वहां पे बचेगा नहीं, उनकी नौकरियां खत्म कर दी जाएगी। अब इससे आगे आ जाता है मेरा अगला पॉइंट कि एंड गेम क्या है। अक्सर बात होती है, लोग सोचते हैं, मैं यहां जिस किसी से मिलता हूं फोन पे बात होती है कि ये जो जुल्म करने वाला है, जो सख्ती करने वाला है, वो इतना बेचारा भोंगा तो है नहीं कि उसे पता नहीं है कि मैं सख्ती करूंगा तो क्या होगा। मैं कल परसों को देख रहा था, किसी ने ये फलस्तीन के इशू को लेके ही, गाजा के इशू को लेके ही या दहशतगर्दी के ऊपर किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज वो बात कर रहे थे, एक डॉक्यूमेंट्री थी उसमें कोई कमेंट था। वो ये था कि जब आप किसी को मारते हैं तो आपको पता है कि आप किसी को जब मार रहे हैं तो आप अपना जो पॉइंट है उसको एक्सेप्ट नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि जब आपका कोई मुखालिफ है, आप किसी एक शख्स को नुकसान पहुंचाते हैं या उसको मार देते हैं तो उसकी जगह 10 और लोग खड़े हो जाते हैं और वो जो रेजिस्टेंस आती है वो फिर शदीद से शदीद तरीन होती चली जाती है। ये बात कंपनी सरकार को भी पता है। इन सहाफियों का टारगेट इस वक्त जो है, ये मैं एयरवाई इंतजामिया से कह रहा हूं कि ये टारगेट इसका सहाफी नहीं है। अदील राजा है, काशिफ है, आपके चौधरी गुलाम हुसैन हैं, इनके बाकी टीम के लोग हैं, कल बाकी कुछ नाम मुझे पता है, मैं ले नहीं रहा इस वक्त। इनको अगर आप निकाल भी देंगे तो यकीन जानिए ये सहाफी इससे ये नहीं होगा कि कल ये आपके गुन गाना शुरू कर देंगे, ना ही इससे ये होगा कि ये भूखे मरना शुरू कर देंगे। इस वक्त यूट्यूब के लिए सबसे ज्यादा कमाई, फेसबुक के लिए, सोशल मीडिया के लिए, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए ये इदारे कर रहे हैं। एक ओपन साइबर स्पेस है, टीवी वैसे ही लोगों ने देखना कम कर दिया है। सहाफी को अगर कोई एम्प्लॉय नहीं भी करेगा, पहली तो बात है कि ये जितने भी सहाफी हैं ये बड़े एम्प्लॉयबल सहाफी हैं, इनको दीगर इदारे भी रखना चाहेंगे और उससे वो अपने इदारे की साख में भी इजाफा करेंगे और अपने उसकी कमाई में भी इजाफा करेंगे। लेकिन इसके बावजूद इनमें से हम कुछ लोगों को देखेंगे। अब साबिर शाकिर को देखिए, आपने साबिर शाकिर को निकाल दिया, उस पर जुल्म किया, वो पाकिस्तान से बाहर चला गया, लेकिन ना आप उसकी रोजी रोटी छीन सके, ना आप उसका जमीर छीन सके। वो आज भी बैठा अपना काम कर रहा है। इसी तरह से ये जो सहाफी निकल जाएंगे ये भी काम करते रहेंगे। अब ये सारी बात कंपनी सरकार को पता है। कंपनी सरकार ने इन सहाफियों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये जहन में ना रखिएगा। उनका मकसद, उनका टारगेट ARY न्यूज चैनल है, क्योंकि यहां पे फिर ये मैटर करेगा कि कौन सा चैनल, कौन सा इदारा इस तमाम ऑनस्लॉट के अंदर अपना जो एसेंस है। आपका चैनल, आपका इदारा उस बिल्डिंग पे नहीं है जिस पे वो बना हुआ है, उसके अंदर मेज कुर्सी के ऊपर नहीं है। आपका इदारा आपकी कोर टीम के साथ होता है। ये जो फार्मूला है ये किसी के ऊपर भी लागू है। आपकी कोर टीम, आप इस पे छोटी सी मिसाल ले लीजिए, एयरवाई की और जियो की बड़ी मुखालफत है। जियो के साथ भी, जंग ग्रुप के साथ भी मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरह के हरबे किए गए और समझे जाए कि उनको देखिए 90 की दहाई में भी टारगेट हुआ जंग जियो ग्रुप, जो मुझे अपनी याददाश्त में है। पिछले दौर में भी हुआ, उससे पिछले दौर में भी हुआ। हामिद मीर को टारगेट किया गया, उनकी तरफ से इल्जाम लगा ISI चीफ के ऊपर, उनको ऑफ एयर कर दिया गया। साल साल हामिद मीर 2 दफा ऑफ एयर रहे। इस तरह से और उनके बड़े सहाफी उनको ऑफ एयर करना पड़े। लेकिन आपको कम से कम यहां से अपने बदतरीन मुखालिफ से ही सबक हासिल करना चाहिए कि जियो ने अपने आप को इस तरह से रिटेन किया, सस्टेन किया कि उन्होंने अपने लोगों को, अपनी कोर टीम को कभी भी कुर्बान नहीं किया। उसकी वजह यह है कि किसी भी इदारे की जो स्ट्रेंथ होती है वो उसकी कोर टीम होती है। यहां पे फैसला करना पड़ेगा सलमान इकबाल को कि अगर उन्होंने न्यूज के बिजनेस में रहना है, करंट अफेयर के बिजनेस में रहना है, तो आज अगर वो बो डाउन करके
اپنی ٹیم کے ساتھ نہیں رہیں گے، اور یہ جو ٹیم کے ساتھ رہنا ہے اس کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، آپ کو آفر کرنا پڑتا ہے، آپ آفر کر دیتے ہیں، لیکن ان کرکس اگر آپ اپنی ٹیم کے ساتھ نہیں رہتے تو پھر کل آپ اس بزنس میں نہیں رہ سکیں گے، آپ کے اور بہت سارے کاروبار ہیں آپ وہ کر سکیں گے، لیکن جس کا بزنس محض یہ نیوز میکنگ ہے اور یہ والا کام ہے، وہ اپنی ٹیم کے بغیر یہ نہیں کام کر سکتا، اس کو اپنی ٹیم کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ ہوگا۔ آئی ایم شیور اس وقت میں آئی ووڈنٹ لائک ٹو بی ان سلمان اقبال شوز، بیکاز جتنا اس کے اوپر اس وقت پریشر ہے، اسٹریس ہے، میری تمام ہمدردیاں بھی اس کے ساتھ ہیں، لیکن میرا ایک برادرانہ مشورہ بھی ہے سلمان کو کہ یہ وہ موقع ہے جہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ پہ رہنا ہے۔ آپ کے کسی اینکر کے اوپر، کسی امپلائی کے اوپر اگر اعتراض ہے کہ وہ نہیں ہوگا، اور آج اگر حالات ایسے ہیں تو آپ اس کو آفر کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اپنے گروپ سے ہٹا دینا، سب کچھ کر دینا، یہ آپ کے لیے بڑی، میں سمجھتا ہوں ایک بڑی غلط اسٹریٹجی ہوگی، جس سے آپ اس بزنس سے بھی باہر ہو سکتے ہیں۔ کریڈیبلٹی بھی ایک اور بڑی چیز ہے، تمام صحافیوں کے لیے بھی بڑی بات ہے، کیونکہ دیکھیے صحافی جو ہے اسپیشلی وہ جو آن سکرین آتا ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اگر واقعی ہی وہ ایک پاپولر آدمی ہے، یا تو وہ کسی اور طریقے سے رہنا چاہتا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کی مثال ہے، میں نام نہیں لیتا، لیکن جو کریڈیبل پاپولر اینکرز ہیں، نیوز تجزیہ کار ہیں، باقی لوگ ہیں، صحافی ہیں، وہ تو ان کا سب سے بڑا جو اثاثہ ہے وہ ان کی کریڈیبلٹی ہے۔ اگر آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے اور آپ جو استبدادی قوتیں ہیں ان کے سرکارے کے طور پہ جانا شروع کرنا ہو جاتے ہیں، تو پھر شاید آپ پیسے تو کماتے رہیں گے، کہیں رہیں گے بھی، لیکن وہ جو آپ کی ایکسیپٹیبلٹی ہے، جو آپ اوپینین میکر ہیں، وہ آپ نہیں رہتے، اور یہ جو اچھے صحافی ہیں جو اس پائے پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا اب آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے کہ آن سلاٹ تو فل آن ہے اس وقت اے آر وائی کے اوپر، اور اے آر وائی کو بالکل وہ بول نیوز سے پیچھے کہیں نہیں، 11ویں 12ویں نمبر پہ لے کے جائیں گے، یہ ان کی اسٹریٹجی ہے۔ ناؤ اٹ از اپ ٹو دی چینل اور اس کی انتظامیہ کہ انہوں نے 12ویں نمبر پہ جانا ہے، یا اتنے ظلم اور زیادتی کے باوجود اگر آپ اپنے پاوروں پہ کھڑے رہے تو سب کچھ کے باوجود بھی آپ اوپر ٹاپ پہ رہیں گے، ورنہ آپ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نیچے چلے جائیں گے، بیکاز اس بزنس میں کریڈیبلٹی بہت میٹر کرتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں باقی جو میں تو مبارک دوں گا عدیل راجہ کو، چودھری غلام حسین کو، اور جو 4 نام اگلے دنوں میں آنے والے ہیں ان کو بھی کہوں گا جی آزادی مبارک، آپ کو آزادی مبارک ہو، آپ کو کوئی ضرورت نہیں کسی چینل کی، آپ آرام سے بیٹھ کے سائبر سپیس کے اوپر اپنا گیان بانٹیں، آپ کا گیان اٹھانے کے لیے پوری دنیا، پوری قوم پاکستانی 240 ملین ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا روزگار بھی چلتا رہے گا، اور آپ اپنا کھل کھلا کے، اور چودھری صاحب کو تو میں یہ بھی کہوں گا کہ اب تو بڑی آپ کا نا وہ گلا باندھا ہوا تھا، تو اب تو آپ کھل کے آزاد ہو گئے، اب کھل کے بات کریں، اب جو بات ہے ذرا کھل کے ہو، اور بڑا اچھا ہوگا۔ جو بھی یہ کر رہے ہیں وہ اپنے حق میں تو بہتر نہیں کر رہے، لیکن خیر یہ اس وقت جو بات شروع ہوئی تھی ناسزم سے، تو جو ناسس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے ناک سے آگے نہیں دیکھ رہے ہیں اور کسی بھی قسم کی تنقید اور مخالفت برداشت نہیں کرتے ہیں، تو انہوں نے ہر طرف سے یہ اس وقت دعویٰ بول دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے ریزسٹنس کتنی رہتی ہے، باقی باتیں اب ہوں گی انشاءاللہ آپ سے کل۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔